हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड हमने पिछली वीडियो में करा था उसका एक दो पोर्शन जो रह चुका है, एक दो पार्ट जो रह चुका है वो हम करेंगे। और देन उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है भाई ओजोन, जो कि आपकी फेवरेट है, जो कि आपको यूवी रेडिएशन से बचाती है। उसके बारे में हम डिटेलिंग करेंगे, पूरा ए टू जेड हम चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, सब कुछ देखेंगे भाई, ए टू जेड सब कुछ पता लग जाएगा कि भाई हाँ भाई ओजोन डिप्लीशन कैसे होती है, वो उसका क्या सारा सीन है। तो वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई देखिए, एक चीज़ होता है कि भाई ये वाला, जैसे आपने पढ़ा नाइट्रिक एसिड HNO3 पढ़ा ना, तो भाई देखिए HNO3 है, इसमें आयन कौन सा है? एक तो है H पॉजिटिव आयन और दूसरा है NO3 नेगेटिव आयन। ये वाला आयन, दो आयन्स हैं, एक NO3 नेगेटिव आयन और एक H पॉजिटिव आयन। NO3 नेगेटिव आयन, इस चीज़ को नाम याद कर लीजिए, इस चीज़ का नाम होता है भाई नाइट्रेट आयन। और देखिए केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया है भाई, अगर केमिस्ट्री में भाई आप लोग क्या करते हो, केमिस्ट्री में आप लोग लैब में ज़्यादा काम करते हो, लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो, तो भाई इस चीज़ को, इस साइन को पता करना हो, NO3 नेगेटिव आयन, NO3 नेगेटिव आयन को पता करना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई यूरिया दे दिया, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसमें भी नाइट्रेट है ना, NO3 इसमें भी नाइट्रेट है। देखिए आपके घरों में जो यूरिया आता है वो अगर आपको दे दिया और आपको बताना हो कि भाई आप मेरे को एक चीज़ बता दीजिए कि इसमें NO3 नेगेटिव आयन है, तो भाई आप लोग क्या करते हो, आप लोग इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस टेस्ट है जिसका नाम है भाई रिंग टेस्ट, जिसका नाम है भाई रिंग टेस्ट, जिसका नाम है भाई रिंग टेस्ट। कौन सी रिंग? ब्राउन रिंग टेस्ट। कौन सी रिंग? ब्राउन रिंग टेस्ट। किसके लिए? फॉर नाइट्रेट्स। ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर द नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स के लिए नाइट्रेट आपको बता दिया मैंने क्या होता है, NO3 नेगेटिव आयन, ठीक है ना। और रिंग क्या होती है, जो कि जब आपकी क्या होती है, जो कि आपको जब रिंग सेरेमनी होती है कि जो को आपको रिंग डलवाई जाती है, वो गोल गोल सी, वो वाली रिंग है भाई ये, ठीक है ना। और ब्राउन तो आप जानते ही हो भाई, ब्राउन मुंडे, ठीक है ना। ब्राउन तो कौन रंग नहीं जानता, ठीक है ना, ब्राउन मुंडे। तो ये वाला मतलब आपने नाम सुना होगा कि ब्राउन कलर, ठीक है ना। ब्राउन कलर की एक रिंग बन जाती है किसकी? ये वाली चीज़, ब्राउन रिंग टेस्ट। नाम दिया होगा ना, देखो नाम लिखा हुआ है ब्राउन रिंग टेस्ट, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के नाम दिया होगा ना, ब्राउन रिंग टेस्ट। एक ब्राउन रिंग बन जाती है किसकी? नाइट्रेट की, ठीक है। नाइट्रेट के जब आप लोग टेस्ट करते हो तो ये वाली चीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सी चीज़ होती है भाई, ये जो आपका सॉल्यूशन है ना, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है वही जो आपने नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया, NO3 नेगेटिव आयन। NO3 नेगेटिव, देखिए हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कर लीजिए। ये मैं अभी आपको इमेज इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज लैब में ऐसे काम होता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया? नाइट्रेट। इसमें ये जो सॉल्यूशन लिया हुआ है ना आपने, ये वाला सॉल्यूशन, ये किसका है भाई? नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। इधर कुछ भी हो सकता है, HNO3 हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, भाई कोई भी नाइट्रेट हो सकता है, सिर्फ NO3 नेगेटिव आयन होना चाहिए। कोई भी सॉल्यूशन आपने ले लिया, कोई भी सॉल्यूशन जिसमें NO3 नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो, ओके। देन आप लोगों ने इसमें क्या डाल दिया? FeSO4। देन आप लोगों ने क्या डाल दिया इसमें? FeSO4। देखिए ऊपर से डाल रहे हो आप, ये देखो ऊपर से डाल रहे हो, क्या उड़ेल रहे हो भाई? FeSO4। क्या नाम है इसका? इसका नाम है भाई फेरस सल्फेट। इसका नाम है क्या भाई? क्या? फेरस सल्फेट। आपको फिर मैं लिख के भी बताऊंगा रिएक्शन, बट अभी समझ लीजिए कि लैब में कैसे काम होता है, ठीक है ना। फेरस सल्फेट आपने, ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है, ये आपने लैब में पक्का करना है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं करने, अगर आपके क्लासेस अगर लग गई देन ये वाला एक्सपेरिमेंट आप करोगे, फिर आपको पता लगना है कि भाई ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ डाल दिया, ठीक है ना। नाइट्रेट डाला ना, सॉरी नाइट्रेट नहीं, फेरस सल्फेट डाला ना। इसमें एक टेस्ट ट्यूब ली होगी, टेस्ट ट्यूब में पहले आपने सॉल्यूशन डाला, उसमें क्या डाल दिया? ये वाला फेरस सल्फेट डाला। फेरस सल्फेट जब आप लोगों ने डाल दिया, देन उसके बाद क्या चीज़ होती है? देखिए ये एक H2SO4 क्या होता है भाई? कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 है। इसको किस में डालना है भाई आपने? इसको डालना है इसी सॉल्यूशन में, बट इसको देखो स्लांटिंग पोजीशन में ऐसे रख देना है आपने, और इसको
कॉर्नर से डालता जाना है, कॉर्नर से। देखिए कॉर्नर से डाल रहा हूँ ना मैं, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसे सीधा आपने उड़ेल दिया ना, जैसे समझो जैसे आपने FeSO4 डाल रहे थे, ऐसे ही अगर इधर डाल दिया ना तो भाई काम ख़राब हो जाएगा, कोई थोड़ी हीट वगैरह इधर से निकल सकती है, बिकॉज ये एसिड है, कंसनट्रेटेड एसिड, आपको पता है बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई, ये खतरनाक चीज़ है, इसको आप कम मत समझिए, ये किसी को नहीं छोड़ती है भाई। ड्रॉप वाइज देखिए एक एक ड्रॉप आ रहा है ना, देखिए क्या एक एक ड्रॉप आ रहा है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, साइड साइड कॉर्नर से, साइड से एक एक ड्रॉप आ रहा है। तो आपने क्या कर दिया, H2SO4 का सॉल्यूशन डाल दिया किसमें, इसमें, इस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। Fe जो आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है उसमें ये डाला था, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या कर दिया, उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। तो भाई आपने क्या कर दिया, इधर देखिए द प्रोडक्शन ऑफ ए, देखिए पहले ऐसे था, ये ऊपर क्या है, देखिए इधर क्या लिखा, द प्रोडक्शन ऑफ ए ब्राउन रिंग बिटवीन द लेयर्स इज ए पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द, ये वाला पॉजिटिव रिजल्ट फॉर NO3 नेगेटिव आयन। मतलब क्या हो गया, अगर आपके देखिए ये रिंग बनी, आपने ये सारी कार्रवाई कर दी, दोनों कार्रवाई कर दी, पहले आपने फेरस सल्फेट डाला, देन आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ये किस सॉल्यूशन में जिसमें नाइट्रेट पड़ा हुआ है उसमें डाला। तो भाई थोड़ी देर तक आपने रख दिया, तो उसके बाद क्या हो गया, एक ब्राउन रिंग बनी है, देखो ब्राउन रिंग बन रही है ना बीच में, ऊपर क्या है सॉल्यूशन और नीचे क्या है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, नीचे बैठ गया, और सॉल्यूशन जो आपने ये वाला लिया था ये क्या हो गया, ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, और बीच में क्या बन गई भाई, ब्राउन मुंडे वाली लेयर बन गई। देखिए अभी रिंग बन रही है ना, देखिए ये गोल सी है, तो देखिए उस तरीके से इमेजिन करोगे, जैसे ये वाली चीज़, ऐसे चीज़ को इमेजिन करिए, ये वाली, ये होगा ना, ये होगी आपकी टेस्ट ट्यूब, है ना। तो इधर ब्राउन सी ऐसी रिंग बन जाएगी, ये वाली जो आपके बीच में दिख रही है ब्राउन रिंग बन गई ना बीच में, किस के बीच में, ये सॉल्यूशन के बीच में, ये जो सॉल्यूशन आपने लिया था, और देन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में क्या बन गई, ब्राउन रिंग बन गई। और जैसे ही आपकी ब्राउन रिंग बनी तो आपको क्या पता लग गया कि भाई ये जो आपने सॉल्यूशन लिया था ये किसका है, नाइट्रेट का है। अगर आप लोगों ने क्या करा होता, आपको सपना थोड़ी ना आना था कि ये नाइट्रेट है, आपको किसी बंदे ने दे दिया, टीचर ने दे दिया कि हाँ भाई ये देखिए सॉल्यूशन का पता करिए कि ये ब्राउन रिंग बनाता है कि नहीं बनाता है। अगर देखिए बनाता होगा तो इसका मतलब इधर नाइट्रेट है, अगर नहीं बनाता होगा तो इसका मतलब नाइट्रेट नहीं है। अभी रिएक्शंस के ज़रिए ये रिएक्शन को समझते हैं। ओके, हम अपने उधर चले जाते हैं पेज पे। तो देखिए अभी रिएक्शंस के ज़रिए हम रिएक्शन को इसको समझते हैं। तो भाई हुआ क्या आपने देखिए डाला क्या चीज़ें, मतलब देखिए ये पता क्या होती है, इसको आप पता क्या बोलते हो, एक बोलते हो इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस। इस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, जब आप लोग ऐसे पता करते हो ना कि किसी आयंस का पता करते हो, जैसे इधर जैसे नाइट्रेट आयन का पता करा, इस चीज़ को आप बोलते हो क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी पता करना, क्वालिटी। एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, देखिए केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है जिसमें आप आयंस के बारे में जानते हैं, जैसे नाइट्रेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, PO4 नेगेटिव, ठीक है ना, PO4 नेगेटिव 3 आयन है, SO4 -2 आयन है, इन आयंस का पता करते हो, ठीक है ना। या फिर किसका, Na पॉजिटिव आयन का, Cl नेगेटिव आयन का, ठीक है ना, इन आयंस का पता करते हो। क्वालिटेटिव इनका आप नंबर्स में पता करते हो, मतलब कंसंट्रेशन वगैरह का पता करते हो, कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है, 2 मोलर है, ये अलग चीज़ है, ये आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी जब हम अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस इतनी चीज़ बता दी है। तो अभी हम कौन सी कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में अगर आपको NO3 नेगेटिव आयन का पता करना हो तो आप कौन सा टेस्ट करते हो भाई, कौन सा, ब्राउन रिंग टेस्ट। कौन सा, ब्राउन रिंग टेस्ट। बहुत ज़रूरी टेस्ट है भाई, ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है, ये इसको आप हल्के में मत लीजिएगा भाई, ठीक है ना। ये ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। तो भाई इधर क्या चीज़ होती है, देखिए आपको मैंने बता दिया, आपने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ले लिया जिसका आपको पता नहीं है भाई ये किसका है, लिया था ना, सॉल्यूशन लिया था, है ना, सॉल्यूशन लिया था। इसमें आपने ऊपर से क्या डाला, ऊपर से डाला FeSO4 फेरस सल्फेट डाल दिया ना, है ना, फेरस सल्फेट डाल दिया। पहले आपने सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने क्या डाल दिया, फेरस सल्फेट। अभी देखिए ये क्या, Fe+2SO4 नेगेटिव आयन, है ना, -2 आयन, ये वाली चीज़ है। तो देखिए अभी क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करा था, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया था, नेक्स्ट स्टेप में, है ना, नेक्स्ट स्टेप में आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया था। तो भाई देखिए अभी क्या क्या कार्रवाई होती है, अभी मैं देखिए रिएक्शंस के ज़रिए बताता हूँ इसको, ठीक है ना, रिएक्शंस के ज़रिए बताता हूँ आपको। तो अभी क्या होता है, फर्स्टली क्या होता है, देखिए आपको पता है सॉल्यूशन जो है,
उधर नाइट्रेट आयन होगा, ठीक है ना, ब्राउनिंग टेस्ट है ना, तो नाइट्रेट आयन के लिए है, तो नाइट्रेट आयन होगा, है ना, NO3 नेगेटिव आयन। देन देखिए आपका क्या हो जाएगा, Fe+2 डाला, है ना, Fe+2 डाला, है ना, डाला ना। देन और क्या डाला आपने, एसिड डाला ना, तो एसिड क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, है ना, तो ये वाली चीज़ होगी, ये वाली चीज़ होगी। तो देन देखिए इधर क्या चीज़ बन जाती है, देखिए अब भी एक चीज़ देखिए भाई, एक चीज़ देखिए, रिएक्शंस को देखिए, देखिए इधर क्या है NO3, तो आपने एक रिएक्शन नहीं पढ़ी थी जब आप HNO3 कंसनट्रेटेड मीडियम में डाला था और डाइल्यूट मीडियम ऐसे पढ़े थे ना, वो वाली चीज़। तो एक वो वाली चीज़ नहीं थी कि भाई इधर देखिए ये भी NO3 नेगेटिव आयन है, ठीक है ना, ये क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भाई चीज़ को समझने की कोशिश करिए, भाई ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज ये भी HNO3 से बना हुआ है। तो देखिए NO3 नेगेटिव आयन, इधर जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, X, नाइट्रोजन की सपोज कर लीजिए इधर कितनी -6 है ना, 3 है ना, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 × -2 कितने हो गए, -6 और -1, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, X = -1 + 6, तो कितना हो जाएगा +5। तो भाई ये भी ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकता है, ठीक है ना, नाइट्रेट आयन भी ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकता है। और आप लोगों को पता है Fe+2 को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, भाई Fe+2 को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe+3 में। ये तो मैं पढ़ा हूँ ना, फेरस को फेरिक में, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। देन देखिए ये वाली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती थी, NO3 नेगेटिव आयन, NO3 नेगेटिव आयन, नाइट्रिक एसिड, ये उधर क्या होता था NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक बिकॉज ये डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट बिकॉज पानी में आपने वो डाला हुआ है, पानी में डाला हुआ है ना ये वाली चीज़, नाइट्रिक एसिड को आपने जो आपका नाइट्रेट आयन होगा उसको पानी में डाला होगा, तो इधर क्या बन जाएगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या चीज़ बन जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बनता था बिकॉज ये मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूँ, पूरा डिटेलिंग में रिएक्शन नहीं लिख रहा। NO आयन बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड। देन देखिए ये वाला Fe+3 आयन और ये वाला, और आपको पता है पानी तो बनता ही होगा भाई, पानी बनता होगा बिकॉज O दिख रहा है, H दिख रहा है, तो पानी तो बनना ही है ना भाई। इसने देखिए H ने कहाँ जाना है बेचारे ने, तो ये O भी दिख रहा है, H भी दिख रहा है, तो पानी तो आराम से बन जाएगा। बाकी बैलेंसिंग वगैरह आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये क्या है, गैस है, और ये क्या है, ये वाला गैस है, और ये एक्वा सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, मतलब पानी में पड़ा हुआ है, और ये भी क्या एक्वा सॉल्यूशन में, और नाइट्रेट आयन भी कहाँ पे, एक्वा सॉल्यूशन में, और ये भी क्या एक्वा सॉल्यूशन में, मतलब पानी में पड़े हुए हैं सारी की सारी चीज़ें। तो ये वाली चीज़ें हो गई। तो देखिए पानी तो पानी क्या लिक्विड है, तो वो वाली चीज़ लिख लीजिए, इसकी स्टेट्स लिखनी है अपनी स्टेट्स, ओके। देन देखिए अभी अगला स्टेप में क्या होता है, देखिए ये वाली चीज़ें बन गई आपकी, ये वाली चीज़ें बन गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नाइट्रेट आयन ये ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, तो इसने ऑक्सीडेशन किसकी कर ली, इसने Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, Fe+3 में कन्वर्ट कर लिया। तो भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद की क्या करेगा, रिडक्शन। तो इधर कितना था, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में कितना हो गया, +2 हो गया। भाई इसकी क्या हो रही है, +2 से +5 से +2 की तरफ जा रहा है। भाई क्या हो रहा है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन होने का मतलब क्या भाई, रिडक्शन होने का मतलब क्या है भाई, देखिए ये दूसरों की क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और खुद की क्या कर रहा है, रिडक्शन। भाई जो चीज़ दूसरों की रिडक्शन ऑक्सीडेशन करता है और खुद की रिडक्शन करता है, उसको चीज़ को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। मैंने NO क्यों बनाया, NO2 क्यों नहीं बनाया, बिकॉज ये आपका मीडियम जो है ये डाइल्यूट मीडियम है, कंसनट्रेटेड मीडियम नहीं है, तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। डाइल्यूट मीडियम में आपको पता है हमेशा क्या बनता है, NO बनता है। तो देखिए भाई अभी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, ये वाली चीज़ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। FeH2O6 है ना, ये वाली कोई आयरन का कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, आयरन का सॉल्यूशन होगा, आयरन के साथ क्या लगा होगा, पानी लगा होगा। देखिए आयरन क्या +2 है ना, तो भाई इसमें क्या +2 का मतलब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो H2O इसमें एक्सेस ऑफ है ना, देखिए इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो इसके साथ जुड़ सकते हैं बिकॉज ये लुईस बेस एक्ट करेगा, लुईस बेस एक्ट करेगा, है ना, लुईस बेस एक्ट करेगा। तो ये कितने 6 लग जाते हैं इसके, इस आयरन के साथ ये कितने लग जाते हैं, 6 लग जाते हैं, 6 पानी लग जाते हैं, 6 पानी लग जाते हैं, ठीक है ना, 6 पानी लग जाते हैं, 6 पानी। ये लुईस एसिड है और ये क्या है, H2O क्या है, लुईस बेस है। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए अभी एसिड बेस रिएक्शन हो गई, तो आपकी ये चीज़ बन गई, ठीक है ना, एसिड बेस H2O, ये वाली चीज़। देन देखिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कार्रवाई देखिए। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड आपके ऊपर रिएक्शन में निकला था, ठीक है ना, तो इधर क्या बन गया, NO बन गया, NO ऊपर निकला था ना, तो NO क्या करेगा, इस चीज़ के साथ क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। तो आपकी चीज़ क्या बन जाएगी, देखिए 6 पानी लगे हुए ना,
तो एक पानी हटा देना है आपने और उसकी जगह पे क्या लगा देना है, NO। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ब्राउन रिंग बीच में बन रही है ना, ब्राउन रिंग जो आपकी बीच में बन रही है, ब्राउन रिंग जो आपकी बीच में बन रही है और एक पानी के क्या हो गया, निकल गया, वो इस चीज़ की वजह से बन रही है। इस चीज़ का क्या होता है, कलर होता है। इस चीज़ का क्या होता है, कलर होता है। भाई इसको पता नहीं कितने स्टार मार्क कर लीजिए, भाई 15 स्टार मार्क कर लीजिए। नीट में ये सवाल पूछा गया है भाई, नीट में ये सवाल पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ को 15 स्टार डाल दीजिए भाई, ठीक है ना। नीट में सवाल पूछा गया है इधर से, ओके। और जेके बोस तो पूछता नहीं है, ठीक है ना, जेके बोस तो पूछता नहीं है, बट आप लोग कर लीजिए, क्या पता कभी पूछ ले, बिकॉज आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करवाता जो आपकी बुक में नहीं दी हुई है, जो कि आपकी चीज़ें बुक में दी हुई है, मैं वही चीज़ें आप लोगों को करवाता हूँ। तो ठीक है ना, ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 5 लगे हुए हैं ना, ये वाले 5, ये पानी लगे हुए हैं, पानी को आप एक्वा भी बोलते हो। तो 5 के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हो, पेंटा, पेंटा एक्वा, इसको लिख दिया पेंटा एक्वा। और इसको क्या, NO को नाइट्रोसोनियम, इसको क्या बोलते हो, पेंटा एक्वा हो गया। NO को क्या बोलते हो, नाइट्रोसोनियम। NO को क्या बोलते हो, NO पॉजिटिव है, NO पॉजिटिव है ना, तो इसको आप क्या बोलते हो, नाइट्रोसोनियम, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, पेंटा एक्वा। इस चीज़ को मैंने क्या बोला, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम। और क्या हो गया, आयरन लगा हुआ है ना, तो आयरन लिख दीजिए, आयरन। और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर कितना हो जाएगा, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर कितना हो जाएगा भाई, ठीक है ना, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, ठीक है ना। तो ये वाला आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर हो जाएगा 1, ठीक है ना, 1+1। ये वाला क्यों होता है, इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। इसका क्या रीज़न है वो सारी की सारी कहानी बताऊंगा। जैसे इधर क्या हो गया, x हो गया और इधर +1 इज इक्वल टू +2, ठीक है ना। और x का क्या होता है, +2 -1, ये क्या हो गया, x की वैल्यू क्या होगी, +1, x की वैल्यू क्या हो गई, +1 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, +1 हो गई। अभी देखिए आपने ऐसा कोई कंपाउंड नहीं देखा होगा जिसमें आयरन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट था, बट भाई केमिस्ट्री में ऐसी चीज़ें ही होती हैं जो कि आप नहीं सोचते बट हो जाती हैं। तो दैट्स वाई इधर क्या हो गया, इसका +1 ऑक्सीडेशन से इसी कलर, इसी चीज़ का कलर क्या होता है, ब्राउन। यही है भाई ब्राउन मुंडा, ठीक है ना। ब्राउन मुंडा क्या है, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन, ब्राउन और कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है, यही है ब्राउन मुंडा। कौन सा है, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, ठीक है ना, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, ये कोई भी नहीं कर पाता, ठीक है ना। ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, नीट में पूछी जाती है और जेके बोस भी पूछ सकता है, ठीक है ना। कोई पता नहीं होता ग्रह का, ठीक है ना, प्लैनेट का कोई पता नहीं होता कि भाई वो क्या कर सकता है आपके साथ। तो वो ये वाली चीज़ हो गई, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 आयन, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों की हो गई। देन देखिए अभी आगे प्रोसीड करिए। देन देखिए अभी हमारी बात आ जाती है चर्चा, अभी हम करते हैं ओजोन की। भाई ओजोन ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, आपको इतनी चीज़ें तो पता ही होंगी। भाई ये कहाँ पे होती है, जैसे एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, कौन सी होती हैं भाई, एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती है, जो आगे आप जिस लेयर में आप रह रहे हो वो होती है ट्रोपो। पहले नीचे से लिखते हैं भाई, नीचे होती है ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना। फिर उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। लेयर मीन्स ये वाला, वही मतलब रेंज दी होती है कि हाँ भाई इधर से इतना ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी ट्रोपोस्फियर होती है, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर और देन एक्सोस्फियर। ये वाली लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। ये वाली एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं। एटमॉस्फेयर की लेयर्स के नाम मैंने लिख दिया, ठीक है ना। ओजोन कहाँ पे होती है भाई, स्ट्रेटोस्फियर में होती है, ट्रोपोस्फियर में भी होती है थोड़ी बहुत ओजोन, बट उधर वो किसका काम करती है, एक पॉल्यूटेंट, जो कि पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस का भी काम करती है और ये किसका काम भी, पॉल्यूटेंट का काम भी करती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए अभी क्या चीज़ होती है, अभी देखिए आगे की चीज़, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। पहले ओजोन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अभी देखिए हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इसको केमिस्ट्री की तरह डील करेंगे, ठीक है ना। सारी कार्रवाइयाँ देखेंगे भाई, ओजोन डिप्लीट क्यों हो रही है, ओजोन अगर आपके डायरेक्टली इधर पहुंच जाए तो भाई क्या चीज़ हो जाती है, किससे वो प्रोटेक्ट करती है, अगर आप लोग डायरेक्टली ये पहुंच जाए तो भाई आपके साथ क्या हो जाएगा, तो वो सारी की सारी हम चर्चा करेंगे। तो भाई देखिए जो आपका ऑक्सीजन एलिमेंट है ना, स्टार्टिंग से चर्चा करते हैं। एलिमेंट जो आपका कौन सा है, ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई, एटॉमिक नंबर 8, ठीक है ना। इसके दो एलोट्रोप्स होते हैं, दो फिजिकल फॉर्म्स होती हैं, मतलब एलोट्रोप्स क्या होते हैं, फिजिकल फॉर्म्स क्या होती हैं डिफरेंट, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सेम होती है। बट इस तरीके से आप लोगों ने इधर नहीं लेना है, ठीक है ना। इनकी केमिकल ओजोन की अलग है और इसकी अलग है। इसकी दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, एक होती है डाईऑक्सीजन जो कि आपने O2 जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है, वो है भाई सब कुछ पढ़ा था आपने, जो कि मैंने लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर वो सारी की सारी कार्रवाई मैंने आप लोगों को बताई थी। दैन देखिए एक होता है डाईऑक्सीजन जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है, एक होता है O3 जिसको आप ट्राई ऑक्सीजन भी बोलते हो, बट ट्राई ऑक्सीजन आप नहीं बोलते, इसको बोलते हो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसको आप क्या बोलते हो, और ओजोन भी बोलते हो। O3 को आप लोग क्या बोलते हो, ओजोन भी बोलते हो। तो भाई ये देखिए ये चीज़ हो गई, ओजोन हो गया, ठीक है ना। ओजोन डाई ऑक्सीजन की कार्रवाई सारी पढ़ ली। अभी देखिए ओजोन की कहानी आती है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द ओजोन, ओजोन भाई क्या है। तो भाई थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं इसके ओजोन के बारे में। ओजोन क्या है भाई, ये कहाँ पे है भाई, ये मैंने पहले ही बता दिया। ओजोन कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, ठीक है ना। मैंने लेयर्स बताई ना, सबसे नीचे कौन सी होती है, थर्मोस्फीयर, ठीक है ना। थर्मोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर और फिर थर्मोस्फीयर थोड़ी ना होती है, ट्रोपोस्फीयर होती है सबसे नीचे। ट्रोपोस्फीयर होती है, ट्रोपोस्फीयर TR, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, देन मीजोस्फीयर एंड देन थर्मोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर। देखिए ये लेयर्स होती हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ये इधर आपका एटमॉस्फेयर सारा का सारा होता है, जैसे एटमॉस्फेयर की गैसेस होती हैं ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है ना। देन आपका स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होती है, ओजोन होती है। ओजोन कहाँ पे होती है भाई, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन कहाँ पे है भाई, स्ट्रेटोस्फीयर में। और भाई आप लोग बोलोगे कि सर ये बनती कैसे है, अरे बनने का इसका सिंपल सा रीज़न है भाई। और ये एक चीज़ लिख दीजिए, 20 किलोमीटर ऊपर होती है, ठीक है ना। हमारे जो अर्थ का सरफेस है, इधर से ऊपर की तरफ जाओगे 20 किलोमीटर तो आपको ओजोन से आपकी मुलाकात हो जाएगी भाई। जाने की कोशिश करना, शक्तिमान बन जाना और ऊपर चले जाना, ठीक है ना। देख लेना, अगर आप उड़ पाओगे तो उड़ जाना, अगर नहीं उड़ पाओगे तो भाई किसी और के ऊपर चले जाना, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ ओजोन कहाँ पे होती है, एक आपके स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। देन देखिए उसके बाद क्या हो गया, और वो बनती कैसे है, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ओजोन बनती कैसे है, इधर बेटा सिंपल से ये वाली रिएक्शन आपको पता नहीं होगी, ठीक है ना। जो चीज़ें आपको मैंने पता थी वो वाले इतनी डिटेलिंग नहीं बताई। अभी देखिए ये चीज़ आप लोगों को पता नहीं होगी। इधर आपको पता है कि भाई ऑक्सीजन है आपके एटमॉस्फेयर में, बहुत सारी ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन के ऊपर क्या बढ़ती है भाई, ऑक्सीजन क्या है, गैसेस फॉर्म में है। एटमॉस्फेयर में कितनी, 21% है, ठीक है ना। इधर डबल एरो नहीं डालना, एक ही डालना एरो, ठीक है ना। इधर क्या हो गया, ये वाला ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन है, गैशियस फॉर्म में है, क्या कहाँ पे है भाई, एटमॉस्फेयर में है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में। तो भाई ऊपर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या पड़ती है भाई, यूवी रेडिएशन पड़ती है, यूवी लाइट पड़ती है भाई। देखिए जब भी आप हाइट में चले जाते हो ना, हाइट में चले जाते हो तो अभी आपकी स्किन वगैरह बर्न हो जाती है। जब भी आप लोग एक चीज़ नोटिस करना है, जब भी आप लोग जब आप लोग किसी हाइट में जाओगे, बिकॉज आप लोग किसके पास जा रहे हो भाई, यूवी रेडिएशन आपकी पहुंच रही है उधर, ठीक है ना। आप मतलब हाइट की तरफ जा रहे हो ना, ऊपर की तरफ जा रहे हो। ओजोन भी कहाँ पे है, ऊपर ही है भाई। यूवी रेडिएशन आती है ना, ओजोन आपको किससे बचाती है, यूवी रेडिएशन से बचाती है, ठीक है ना। यूवी रेडिएशन से बचाती है ना। तो भाई देखिए ऊपर जाओगे तो ऊपर क्या होगी, यूवी रेडिएशंस होती हैं, नीचे की तरफ थोड़ी वो कम हो जाती हैं, बिकॉज वो एब्जॉर्ब वगैरह हो लेती हैं, एब्जॉर्ब वगैरह हो जाती हैं और ओजोन वगैरह बन जाती है, ठीक है ना। तो आपकी क्या होती है, देखिए आप हाइट में जाओगे, किसी पहाड़ी इलाके में जाओगे तो आपकी स्किन जैसा क्या हो जाती है, बड़ी बर्न हो जाती है, वो ड्यू टू द यूवी रेडिएशन होती है। तो वही यूवी रेडिएशन है। यूवी रेडिएशन जब ऑक्सीजन के ऊपर पड़ती है तो भाई आपका क्या हो जाता है, आपकी बन जाती है भाई क्या, ओजोन। तो इधर बैलेंसिंग कर लीजिए, इधर 2 डाल दीजिए और इधर डाल दीजिए 3, कितने हो गए, 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, 6 बन गए, ठीक है ना। ये भी किस फॉर्म में होती है, गैशियस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। जब भी देखिए क्या हो रहा है, जब आप ऊपर क्या होता है, ऊपर हो रही है, एटमॉस्फेयर में कार्रवाई हो रही है। एटमॉस्फेयर के भी बहुत सारे लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर की लेयर्स मैंने बता दी, ट्रोपोस्फेयर बताया, स्ट्रेटोस्फेयर बताया, स्ट्रेटोस्फेयर बताया, मीजोस्फेयर बताया, थर्मोस्फेयर बताया और एक्सोस्फेयर बताया। और ये कहाँ पे कार्रवाई हो रही है भाई, स्ट्रेटोस्फेयर में। उधर क्या हो रहा है, अब देखिए कोई ऑक्सीजन हो गया, एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी ऑक्सीजन है, 21% है। तो उसके ऊपर अगर क्या बढ़ जाए, यूवी रेडिएशन बन जाए तो आपकी क्या बन जाती है, ओजोन बन जाती है। मतलब यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है। ओजोन ने क्या करा, एब्जॉर्ब कर दिया, किसको, किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा, किसी रेडिएशन को उसने, ओजोन ने क्या करा, एब्जॉर्ब करा। देखिए ये चीज़ ज़रूरी है। अगर देखिए ऑक्सीजन अगर यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती तो वो डायरेक्टली नीचे की तरफ आ जाती ना, तो ओजोन आपकी नहीं बनती। तो इसी कारण से भाई देखिए आप लोगों को क्या होता है,
ये आपकी ओजोन है ना, ओजोन आपको क्यों बताती है, ओजोन नहीं बन पाती तो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, और तो भाई आपकी क्या यूवी रेडिएशन डायरेक्टली नीचे की तरफ पहुंच जाती, तो भाई आपको वो कैसे प्रोटेक्ट कर पाती। तो भाई यही रीज़न है कि भाई देखिए ओजोन लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आपको यूवी रेडिएशन से, बिकॉज जो ऑक्सीजन बड़ी होती है वो यूवी रेडिएशन के साथ कंबाइन करके आपकी क्या बना देती है, ओजोन बना देती है। आई थिंक ये वाली चीज़ आप लोगों को पहले पता नहीं थी, रिएक्शन पड़ी होगी बट लॉजिक पता नहीं होगा कि भाई क्या चीज़ होती है। ऑक्सीजन जो आपके एटमॉस्फेयर में पड़ी होती है वो यूवी रेडिएशंस को क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर देती है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ओजोन बन जाता है। देखिए कुछ ना कुछ दम देना पड़ा ना, एनर्जी देनी पड़ी। देखिए जब आपके शरीर को उसने शरीर के ऊपर क्या पड़ा, यूवी रेडिएशन पड़ती है तो भाई क्या होती है, आपकी स्किन बर्न हो जाती है ना, तो भाई वही चीज़ है। देखिए अगर ऑक्सीजन के ऊपर पड़ेंगी तो उसमें भी कुछ हो जाना है ना भाई, उसमें भी कुछ कार्रवाई हो गई, उसमें कार्रवाई क्या हो गई, ओजोन बन गई। तो बस ये वाली चीज़ सिंपल है भाई। और ओजोन ये जो है ना, ये इतनी स्टेबल चीज़ नहीं है भाई, ये इतनी स्टेबल चीज़ नहीं है, ये इतनी स्टेबल चीज़ नहीं है। ओजोन इज़ नॉट स्टेबल, ये क्या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये वाली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये इसकी रिएक्टिविटी का तो आपने देखा ही होगा जब आप ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कर रहे थे, O2 देखिए उधर से क्या नेसेंट ऑक्सीजन निकल रही थी, तो अलग अलग चीज़ों के साथ वो कंबाइन करी थी, अलग अलग चीज़ों के साथ कंबाइन करी थी। मैंने क्या बोला था, रिएक्टिविटी देखिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की इतनी तगड़ी थी बिकॉज नेसेंट ऑक्सीजन निकल गई थी ना, और नेसेंट ऑक्सीजन जब भी निकल जाए तो उसका क्या मतलब होता है, नेसेंट ऑक्सीजन निकलने का मतलब यही होता है कि वो चीज़ क्या बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो बस ये वाली चीज़ तो आपको पता ही है भाई कि ओजोन क्या करती है, यूवी, ये वाली चीज़ तो आपको लॉजिक तो पता ही होगा भाई। ओजोन क्या करती है, यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर देती है, और जो कि अर्थ के ऊपर निवासी रह रहे हैं उनको यूवी रेडिएशन से क्या करती है, बचाती है। अगर देखिए ओजोन नहीं होती तो यूवी रेडिएशन डायरेक्टली आपके अर्थ के ऊपर पड़ जाती है और आपको क्या करती है, डैमेज कॉज करती है। ओके, तो बता दिया मैंने आपको, पूरा लॉजिक बताया कि भाई ओजोन लेयर आपको यूवी रेडिएशन से कैसे बचाती है। भाई सारा का सारा लॉजिक याद कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत थ्योरी है ये, पहले ओजोन की थोड़े बहुत बताना है आपके, बिकॉज आपकी बुक में दी हुई है ये सारी की सारी थ्योरी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत बताना है आपको, यूवी रेडिएशन से ये बचाती है आपको, ठीक है ना। तो इतनी सी चीज़ आप लोग, मैं आपको नोट्स दूंगा तो उधर से पढ़ लीजिएगा, ये आपको सारी की सारी चीज़ पता लग जाएगी, जो कि देखिए पूरा कंसेप्ट यही है, ठीक है ना। अभी हम केमिस्ट्री की तरफ आते हैं, ठीक है ना। अगर अभी आपके लैब में अगर क्या करना हो, लैब में अगर आपको ओजोन को बनाना हो तो भाई क्या कैसे बन जाएगी प्रेपरेशन। लैब में वही अभी हम करते गए भाई, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस। ये तो हो गया ना एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, नेचर में क्या हो रहा है। तो अभी देखिए आपको नेचर से मतलब थोड़ी ना, आपको नेचर से मतलब नहीं है, आपके क्या लैब में आपको ओजोन प्रिपेयर करनी है, आपको लैब में ओजोन प्रिपेयर करनी है। तो लैब में ओजोन कैसे प्रिपेयर होती है, लैब में भी देखिए जब आपने नेचर में ओजोन प्रिपेयर करी तो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन ने क्या करी थी, यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करी थी, है ना। यूवी रेडिएशन कुछ ना कुछ इसको एनर्जी देनी पड़ी थी ना, तभी तो आपकी ओजोन बनी थी, है ना। तो बस भाई लैब वाले बंदे को सपना थोड़ी ना है कि ऐसे ओजोन बनती थी, उसको उसने भी देखा होगा कि हाँ भाई यूवी रेडिएशन जब उसके ऊपर पड़ती थी तो भाई ऑक्सीजन से हमारी ओजोन बन जाती थी। तो उस बंदे को भी शायद सपना आ गया होगा, ठीक है ना, सपना आ गया। उस बंदे ने भी बोला भाई अभी हम इधर यूवी रेडिएशन तो चलो रहने देते हैं, इधर हम कुछ और एनर्जी देने की कोशिश करते हैं। चलो भाई हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ऑक्सीजन को क्या करते हैं, थोड़ा क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। वो जो इलेक्ट्रिसिटी से भी क्या मिलती है, अगर आप क्या करो खुद बताओ, अगर आपने कोई सॉकेट है, ठीक है ना, प्लग लगा हुआ है, ठीक है ना, अगर आपका सॉकेट है उधर आपने बीच में उंगली डाल दी तो आपको करंट लगती है ना। वैसे ही क्या हो गया भाई, आपने क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ये रिवर्सिबल एरो है भाई, एक आगे की तरफ जा रहा है एक पीछे की तरफ जा रहा है, इसमें आपने एक डाल दी गया साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखिए हर एक चीज़ का इधर लॉजिक होगा, मैं कोई भी फालतू की चीज़ नहीं लिखूंगा। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपकी बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। पहले नाम बताता हूँ कि भाई साइलेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज क्या होता है। साइलेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज जब क्या होता है, देखिए अभी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी निकलना। डिस्चार्ज मतलब चार्ज का क्या होना, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होना, निकलना। चार्ज का क्या होना, निकलना। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होना, निकलना। चार्ज निकल जाना उधर से, ठीक है ना। साइलेंटली भाई हर एक बात का लॉजिक है, ठीक है ना, ऐसे मैं फालतू की चीज़ नहीं लिख रहा। साइलेंटली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज निकल जाना, ठीक है ना। तो इस चीज़ का क्या मतलब है भाई, इस चीज़ का मतलब बेटा सिंपल ही है भाई। आपका क्या चीज़ होती है, जब आप लोग ऑक्सीजन जो पड़ी होती है उसमें क्या होता है भाई, उसमें क्या होता है, ये वाली चीज़ रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आप साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को गुजारते हो तो आपकी क्या बन जाती है, ओजोन बन जाती है। 2 मैंने इधर लिखा और 3 इधर लिख दिया, बिल्कुल सेम रिएक्शन उधर होनी है।
ऊपर देखे एटमॉस्फेयर में उधर यूवी रेडिएशन पड़ी थी, बट जब आपने लैब में प्रिपेयर करी तो उधर आपने क्या गुजारा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो सारा का सारा लॉजिक और ये सारी की सारी कार्रवाई पता है कहाँ पे होती है, ये सारी की सारी कार्रवाई होती है एक क्या होता है, एक क्या होता है भाई, डिवाइस होता है, ठीक है ना, जहाँ से ओजोन निकलती है, ठीक है ना, जहाँ से ओजोन निकलती है उस चीज़ को आप क्या बोलते हो, ओजोनाइज़र। ओजोनाइज़र, ओजोनाइज़र एक डिवाइस होता है, समझ लीजिए, कोई देख लेना उधर ओजोनाइज़र कैसा होता है, ठीक है ना। ओजोनाइज़र में से क्या निकलती है, ओजोन निकलती है, ठीक है ना। ओजोनाइज़र एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उधर सारी की सारी कार्रवाई क्या होती है, ये वाली होती है। उधर ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन से आप साइलेंटली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को गुजारते हो तो आपकी क्या ओजोन बन जाती है। तो अभी देखिए रिएक्शन को समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे समझते हैं इस रिएक्शन को। भाई देखिए इधर क्या है, एक चीज़ लिखी हुई है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पता क्या होता है कि पहले रिएक्शन जो अगर उतनी भी चीज़ लिखो ना तो वो भी काफ़ी है, बट मेरा मतलब मकसद होता है आपको चीज़ समझाना, ठीक है ना। तो मैं चीज़ समझाता हूँ कि भाई सीन क्या है, ठीक है ना। अभी देखिए आपको अगर सिर्फ ऊपर वाली जितनी सी लिख दी है ना वो भी लिख दोगे ना तो भाई वो भी काफ़ी है, ठीक है ना। बट मेरे को क्या होता है, मेरे को चीज़ हर एक बतानी होती है, ठीक है ना, चीज़ हर एक बतानी होती है, बिकॉज आधे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि हर एक चीज़ जानना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को चीज़ हर एक बतानी है, बाकी फिर आपके ऊपर है कि आप याद कितना रखते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जिसको नंबर लेने होंगे 500 में से 490 या पूरे 500 तो भाई उसको तो सब कुछ याद करना पड़ेगा, उसके लिए तो भाई कम है ही नहीं चीज़, उसके लिए तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसको जो जैसा मैं डालता हूँ वैसा ही सब कुछ लिख देना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, ओजोनाइज़र में क्या करना है, ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन से साइलेंटली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को गुजारना है और क्या बन जाना है, आपकी क्या चीज़ बन जानी है, आपकी क्या चीज़ बन जानी है भाई, ये वाली चीज़ ओजोन बन जानी है। तो ये वाली रिएक्शन है भाई। और इधर सॉरी एक आपको हीट भी देनी पड़ती है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत आपको हीट भी देनी पड़ती है, हीट भी देनी पड़ती है। डेल्टा एच इज इक्वल टू एक प्लस 142 किलो जूल पर मूल, 142 किलो जूल पर मूल, मतलब हीट की वैल्यू है। चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी का चेंज कितना है, 142 किलो जूल पर मूल, 142 किलो जूल पर मूल। इसका मतलब क्या हुआ, इसने इतनी हीट जब एब्जॉर्ब करी थी ना ओजोन ने, तब आपकी ये चीज़ बनी। देखिए उधर भी यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही थी ना, तो इधर देखिए दो चीज़ें, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी है वो तो गुजारना ही है, तो और भाई हीट भी है, थोड़ा बहुत हीट भी करना पड़ता है। कितना, 142 मतलब सॉरी एंथैल्पी का मतलब हीट देनी पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। जब भी ये रिएक्शन होती है ना तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है इतनी, ये वाली चीज़ भी आगे लिख देना, ठीक है ना। डेल्टा एच हीट एब्जॉर्ब कितनी होती है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, हीट मतलब सिस्टम से निकलती है। तो इधर क्या एब्जॉर्ब होता है, जब इसने एब्जॉर्ब करा तो इसने खतरनाक एनर्जेटिक मॉलिक्यूल बन जाना, तो आपने ये वाली चीज़ बन जानी है, ठीक है ना, आपकी ओजोन बन जानी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या मतलब है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है क्या कि भाई ये क्या करता है, पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब समझा रहा था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, डिस्चार्ज चार्ज है और इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, मतलब एक ही डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब चार्ज का निकल जाना, ठीक है ना। चार्ज का निकलना ही क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी, मूवमेंट ऑफ द चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज का क्या निकल जाना, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या निकल जाना, चार्ज का निकल जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने लगानी है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, एक फील्ड होती है, एक फील्ड होती है, एक समझो चार्ज रखा होता है ना आपने, चार्ज, इसके आगे पीछे का एक इलाका होता है जहाँ पे उसका क्या वो होती है कि मतलब दहशत होती है कि इसके आगे पीछे कोई भी चार्ज आ जाए इस इलाके में तो वो क्या अट्रैक्ट और रिपेल करता है, वो उसका क्या होता है, फील्ड होता है उसका इलाका। जैसे आपने देखा है ना, कोई एक गुंडा है, गुंडा का एक गुंडा है, ठीक है ना, समझो कोई आपके इलाके में कोई गुंडा है, तो उसका जो दहशत है वो उसी के इलाके में अगर रहेगी ना तो उसकी वो फील्ड है, उसका इलाका है कि हाँ भाई ये मेरी फील्ड है, इधर कोई भी पंछी पर नहीं
मार सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। वैसे ही भाई ये चार्ज बोलता है भाई, चार्ज बोलता है कि ये मेरा आगे पीछे क्या है, इलाका है, फील्ड है। तो अगर मेरे आगे पीछे कोई भी आएगा ना, तो या तो मेरी तरफ आएगा या तो इधर से भाग जाएगा, ठीक है ना। या तो मेरी तरफ आएगा मतलब अट्रैक्ट होगा, या तो क्या होगा, यहाँ से भाग जाएगा। जब भी आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो उधर से क्या चार्ज क्या करने लग पड़ता है, मूव करने लग पड़ता है। जब भी चार्ज मूव करने लग पड़ता है, मूवमेंट ऑफ द चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी, मूवमेंट ऑफ द चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट ही क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट ही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। वही चीज़ है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाना भाई, चार्ज का मूवमेंट होना, तो उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और ये क्या एक चीज़ होती है गैसेस, जब आप लोग गैसेस के थ्रू गुजारते हो ना इलेक्ट्रिक, तो उधर ये वाली चीज़ होती है गैसेस के थ्रू जब आप लोग गुजारते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उधर क्या चार्जेस मूव करने लग पड़ते हैं। तो उस चीज़ को भी आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये गैसेस के बीच से गुजारना पड़ता है। आपने ये देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, जैसे आपने कैथोड रे ट्यूब पढ़ी थी 11th क्लास में, बट उधर हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ इतनी चीज़ याद करनी है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज का मूवमेंट होना, चार्ज का मूवमेंट होना ही क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो वो ये चीज़ है, ठीक है ना। आपने साइलेंटली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को गुजारा, मतलब आपने क्या करा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पता क्या होता है, इधर बड़े ज़्यादा स्पार्क वगैरह नहीं निकलते हैं। स्पार्कलेस क्या होता है, ये क्या होता है, एक स्पार्कलेस। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, एक स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, मतलब कोई स्पार्क वगैरह नहीं निकलते। स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जैसे स्पार्क्स वगैरह निकलते हैं ना, तो आपको पता है स्पार्क्स वगैरह जब निकलते हैं तो हीट भी बड़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। स्पार्कलेस, जब आप लोगों का क्या होता है, मैंने क्या बोला, जब स्पार्क्स वगैरह निकलते हैं तो भाई आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो भाई देखिए अभी जो आपने साइलेंटली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को गुजारा, उधर देखिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, मतलब चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो उधर कोई भी स्पार्क नहीं निकले तो इलेक्ट्रिक हीट भी इतनी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो भाई यही तो चीज़ आप चाहते, तो मतलब जो आपको साइलेंटली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को गुजार रहे हो, साइलेंटली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को जो गुजार रहे हो, उधर क्या मकसद होना चाहिए कि भाई आपकी हीट ज़्यादा नहीं निकलनी चाहिए। हीट क्या होनी चाहिए, हीट कम निकलनी चाहिए। स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है, हीट आपकी बहुत कम निकलनी चाहिए। हीट अगर आपकी कम निकली तो इससे क्या हो जाएगा, तो भाई देखिए आपके जो ओजोन बन चुका है ना, ओजोन जो बन चुकी है, ठीक है ना, ओजोन जो आपकी बन चुकी है वो क्या हो जाएगी, ये क्या अनस्टेबल है। अगर देखिए अगर आपने ज़्यादा हीट अगर वो प्रोड्यूस हो गई होगी तो इतनी हीट प्रोड्यूस से क्या हो जाएगा, ओजोन दोबारा से किस में टूट जाएगी, O2 और ये वाली इस चीज़ में, मतलब ऑक्सीजन में टूट जाएगी वो दोबारा से, मतलब क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी किसमें, ऑक्सीजन में। इसकी रिएक्शन भी आपने पढ़नी है, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा ही हीट अगर आपने दे दी हो तो वह क्या ओजोन डिकम्पोज हो जाती है किसमें, ऑक्सीजन में। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, याद करिएगा, ठीक है ना। ओजोन किसमें टूट जाती है भाई, ये वाली चीज़। तो दैट इज़ द रीज़न कि आपने क्या करा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को क्या साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज गुजारा। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, उधर स्पार्क्स वगैरह नहीं निकलते, इसका मतलब क्या हो गया, हीट वगैरह नहीं निकलती। हीट वगैरह अगर नहीं निकलती तो इसका क्या मतलब हो गया कि उधर स्पार्क्स वगैरह नहीं निकलते। स्पार्क नहीं निकलते तो मतलब हीट भी ज़्यादा नहीं निकलती है बट इतनी नहीं निकलती, हीट भी इतनी नहीं निकलती। तो भाई जो आपकी ओजोन बनेगी वो क्या रहेगी, स्टेबल बनी रहेगी। जैसे कि आपने ये वाली रिएक्शन करी तो ये ओजोन क्या हो रहेगी, स्टेबल बनी रहेगी और ये दोबारा से O2 में नहीं टूटेगी। दैट इज़ द रीज़न अगर आपको ओजोन अगर बनानी हो तो वही आपको क्या करना पड़ता है, साइलेंटली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को क्या करना पड़ता है, गुजारना पड़ता है। साइलेंटली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को क्या करना पड़ता है, गुजारना पड़ता है। साइलेंटली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को क्यों गुजारना पड़ता है, इसका रीज़न तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बिकॉज भाई जो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है और इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है तो उधर क्या, जब भी आपको पता है ना, जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी होती है तो आपके क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो भाई जब आपने इलेक्ट्रिसिटी अगर मूव कर रही है तो भाई हीट भी प्रोड्यूस होगी। अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो भाई वो क्या करेगी, थोड़ी चीज़ों को तोड़ सकती है, लेकिन आपको पता नहीं हीट क्या करती है, चीज़ों को क्या करती है, तोड़ देती है। तो भाई वही चीज़ है कि अगर आपका क्या साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज गुजारा होगा तो हीट इतनी नहीं निकलेगी, तो आपकी जो ओजोन बन रही है वो ओजोन स्टेबल रहेगी और ओजोन ऑक्सीजन में दोबारा से नहीं टूटेगी। दैट इज़ द रीज़न कि आपने ये वाली चीज़ हो गई। और देखिए ये वाली जो ऑक्सीजन है ना आपकी, जो ऊपर साइलेंटली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब आपने एक ही ओजोनाइजर लगाया था, ठीक है ना, एक ही ओजोनाइजर लगाया था, तो आपका क्या ये वाली रिएक्शन हुई, O2 थी, 2 O3 और इधर कितना 3, और हीट की वैल्यू थी कुछ, ठीक है ना, प्लस
हीट क्या हुई थी, एब्जॉर्ब हुई थी। तो ये वाली रिएक्शन थी। तो अभी देखिए हीट क्या करी थी, इसने एब्जॉर्ब करी थी, तभी ये रिएक्शन हो पाई थी। तो अभी देखिए इधर जो आपकी ओजोन होती थी ना, वो कितनी 10% होती है, 10% ओजोन होती है। इस 10% ओजोन को बोलते हो भाई, इस आप बोलते हो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। जब आपने ओजोनाइजर ए लगाया, एक ऐसा डिवाइस लगाया हुआ है जहाँ से क्या होता है, जहाँ से क्या जहाँ से क्या आपकी ओजोन बनती है, जिस डिवाइस में ओजोन बनती है, तो ओजोनाइजर आपने क्या लगाया हुआ है, एक 10% ओजोनाइज्ड, इसको आप बोलते हो क्या, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इधर देखिए ये जो ओजोन बनी ना आपकी, ये वाली जो ओजोन बनी, ये वाली जो ओजोन बनी, ये कितनी होती है, 10%, और 90% तो ऑक्सीजन ही होगी। तो ठीक है ना। तो देखिए अभी दोनों चीज़ें ना, ओजोन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो भाई ये वाली चीज़ क्या हो जाती है, इस चीज़ को आप लोग बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, इस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। बट अगर आप लोगों को क्या 10% से ज़्यादा, ग्रेटर देन 10%, ग्रेटर देन 10% ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए होगी, तो आप लोग क्या लगाते हो, एक बैटरी लगा देते हो, ओजोनाइजर्स को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हो, बहुत सारे ओजोनाइजर्स को कनेक्ट कर सकते हो, और आपको ग्रेटर देन 10% आपको ओजोन मिल जाएगी। ओके, ग्रेटर देन आपको 10% ओजोन मिल जाएगी। ओके, और उधर क्या एक लिक्विड ऑक्सीजन, इधर कंडेंस वगैरह करके आप लोग कर सकते हो। लिक्विड ऑक्सीजन बाहर रखी होगी, अंदर क्या होगी, ओजोन बन रही होगी, तो उधर क्या, वो भी क्या हो जाएगी, एक लिक्विड फॉर्म में ओजोन आपकी बन जाएगी। मतलब वो क्या हो जाएगी, वेपर से क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी भाई, किसमें, वेपर से क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। तो ठीक है ना, कंडेंस हो जाएगी वो। तो वो वाली चीज़ क्या हो जाएगी, बाहर क्या होगा, लिक्विड ऑक्सीजन रखे होंगे, आपको पता है उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो भाई ओजोन गैस होगी, तो उधर बाहर लिक्विड ऑक्सीजन रखे होगी, तो वो भी आपकी क्या हो सकती है, कंडेंस हो सकती है। मतलब ग्रेटर दैन 10% अगर आपको ओजोन गुजारनी हो, तो आप ओजोनाइजर से गुजारते हो, ओजोनाइजर्स। और उधर एक क्या होता है, एक बैटरी लगा देते हो ओजोनाइजर्स की। मतलब देखिए सेल होता है ना, सेल को आप बहुत सारे सेल्स को जब आप कंबाइन कर देते हो, तो आपका क्या बन जाता है, बैटरी बन जाती है ना। तो वैसा ही सिस्टम इधर है, ओजोनाइजर्स, बहुत सारे ओजोनाइजर्स को जब आप लोग जोड़ देते हो, तो एक बैटरी बन जाती है ओजोनाइजर्स की, और उसको आप लिक्विड ऑक्सीजन बाहर होता है, और जैसे ही ओजोन बन रही होती है, उसको आप कंडेंस करते जाते हो, और आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ओजोन आपको मिलती जाती है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो इतनी चीज़ हो गई। देन देखिए एक चीज़ हो गई, देखिए अभी हम करते हैं इसकी क्या, स्ट्रक्चर। ओजोन का भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाली चीज़ होती है। देखिए ओजोन है ना, O3 है ना, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, दो, इस ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना दिए, इसने कितने बने, इसने कितने बना पाया, ये एक ही बना, 1 2। तो ये वाली चीज़ है ना, लोन पेयर तो सभी के पास होने हैं, 1 2, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। बट ऑक्सीजन देखिए 2 बॉन्ड बनाता है, तो इधर कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, इधर भी कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। ठीक है ना, इस बीच वाले ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना दिए हैं, तो इन्होंने कितने बनाए, 1 1 बनाया। तो ये वाली चीज़ इधर एक जगह पे मैं क्या बना दूँ, 2 बना दूँ, है ना, एक जगह पे मैं क्या कितने बना दूँ, 2 बना दूँ। इस ऑक्सीजन के कितने हो गए भाई, इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना दिए, 3 बॉन्ड बना दिए। 3 बॉन्ड जब बना देता है, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगर फिर भी नहीं पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज अभी इसकी एक्सप्लेनेशन में चलेगी तो भाई लेक्चर और बढ़ जाना। ठीक है ना, आपका हमारा जो मेन मुद्दे की बात है वो नहीं हो पानी। ठीक है ना, तो फिर देखिए, और इधर क्या हो जाता है, इधर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इधर क्या एक और लोन पेयर आ जाता, तो इधर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता था। ठीक है ना, देखिए ये वाली चीज़। और जब ये नीचे आता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नीचे आता, तो ये क्या हो जाता, ऊपर चले जाता, तो आपकी ये चीज़ बन जाती ओ नेगेटिव, और इधर क्या पॉजिटिव ही रहता, और इधर क्या डबल बॉन्ड, ये वाली चीज़, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया आपका। तो इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो मतलब देखिए डबल बॉन्ड एक बार इधर आ रहा है और एक बार इधर आ रहा है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड आप इस तरीके से बना सकते हो, ऐसे ऐसे। मतलब डबल बॉन्ड पूरा मूव कर रहा है, इधर 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 पूरा मूव कर रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है ना, तो ये वाला क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये वाला इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ओके, ये वाली चीज़ भी आप लोग समझ लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और बॉन्ड लेंथ वगैरह देख लेना, याद रहेगी तो बहुत बढ़िया, नहीं लगेगी तो कोई चक्कर नहीं है भाई। ठीक है ना, और इधर देखिए एक जगह पे सिंगल और डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ना, ये पूरा मूव कर रहा होता है ना इधर, तभी मैं इधर ऐसे डालता हूँ। ठीक है ना, पूरा मूव कर रहा था, ये डबल बॉन्ड कभी इधर है, तो दैट्स वाई मैं इधर, ये वाली चीज़ मेन स्ट्रक्चर ये वाला होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब दोनों के करेक्टर्स हैं, इसके भी करेक्टर्स हैं, एक इसके भी करेक्टर्स हैं। ठीक है ना, हाइब्रिड, तो ये वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है ना, देन देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं ओजोन की। देन देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं ओजोन की। फिजिकली भाई ओजोन कैसे दिखती है भाई, एक क्या होती है, एक ब्लू कलर की गैस होती है, नीली गैस होती है, पेल ब्लू गैस,
मतलब इतनी पेल मतलब हल्की सी ब्लू गैस, हल्की सी, जैसे पेल येलो होता है ना, हल्का सा येलो कलर, वैसे ही भाई हल्के से ब्लू कलर की गैस होती है। आसमान में देखते हो ना कुछ ब्लू कलर का दिख रहा होता है ना, ओजोन तो पता नहीं है कि नहीं है, बट ऐसे ये इसका तो अलग रीज़न होता है, बट ऐसे ओजोन जो होती है एक पेल ब्लू गैस होती है, एक पेल ब्लू गैस होती है, ब्लू गैस होती है तो गैस ही, बट है क्या, पेल ब्लू गैस। अगर आपको लिक्विड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा ना, तो इसका क्या होता है, डार्क ब्लू कलर बन जाता है। जब ये लिक्विड फॉर्म में हो जाती है ना, तो आपको पता है कि भाई पहले पेल ब्लू गैस थी ना, तो मॉलिक्यूल्स कैसे दूर दूर थे, है ना, तो अभी जब लिक्विड में क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, है ना, पास पास हो जाएंगे, तो भाई जो कलर कैसा बन जाएगा, डार्क बन जाएगा, डार्क ब्लू गैस। ये किस में, लिक्विड फॉर्म में, डार्क ब्लू लिक्विड। और सॉलिड में और मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, पास पास कर दिया, तो ओजोन के सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में इसका कलर हो जाएगा ब्लैक, वायलेट ब्लैक, वायलेट ब्लैक। कौन सा कलर, वायलेट ब्लैक। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना, वायलेट ब्लैक कलर हो गया, ठीक है ना। और इसकी थोड़ी स्मेल भी ठीक ठाक होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग। तो जब आप सूंघोगे तो आपको लगेगी स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर देखिए ओजोन क्या हो जाए स्मॉल कंसंट्रेशन में, ये क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। अभी देखिए ओजोन अगर आप सूंघ रहे हो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना, इतना कोई नहीं है। बट जब इसकी स्मॉल कंसंट्रेशन में क्या होता है, ये हार्मलेस होता है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी। बट इफ़ कंसंट्रेशन 10 पार्ट्स पर मिलियन, सॉरी 100 पार्ट्स पर मिलियन, ppm मतलब मिलियन पार्ट्स होंगे, और उसमें से जैसे मतलब एटमॉस्फेयर में मिलियन पार्ट्स हैं, और उसमें से 100 पार्ट अगर ओजोन के हो जाएं, तो भाई ये क्या हो जाता है आपके लिए हार्म, ब्रीदिंग आपके लिए क्या हो जाती है, मुश्किल, आप इतनी सांस अच्छे से नहीं ले पाते, ब्रीदिंग आपके लिए क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, ब्रीदिंग आपके लिए क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, और आपको क्या हो जाती है, हेडेक होने लग पड़ती है, और नोजिया, उल्टी जैसा वो चीज़ भी बन जाती है, नोजिया वगैरह हो जाता है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई, आपका मन ख़राब होने लग पड़ता है, नोजिया, NAUSEA, नोजिया, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। चीज़ समझ आई इतनी की नहीं आई भाई, ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टी, ये वाली आपको तो याद ही करनी पड़ेंगे, इसमें ज़्यादा लॉजिक तो है ही नहीं कुछ बताने वाला, ठीक है ना, इसमें क्या लॉजिक ही बता सकता हूँ मैं, ठीक है ना। देन देखिए उसके बाद क्या हो गया, ये क्या है, पानी में क्या है भाई, स्लाइटली सॉल्यूबल है, ये क्या है, स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, ये क्या है, स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या है, ये स्लाइटली सॉल्यूबल है, पानी में क्या है भाई, ये स्लाइटली सॉल्यूबल है, ये पानी में क्या स्लाइटली सॉल्यूबल है। देन देखिए क्या स्लाइटली है, बट बहुत ज़्यादा ये सॉल्यूबल कहाँ पे होती है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं आपके, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिस चीज़ में घुलते हैं ना, जैसे हर एक चीज़ पानी में नहीं घुलती, आप सोचते होंगे हर एक चीज़ पानी में घुल जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, ये वाली चीज़ आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी है, फिर आप लोगों को ये चीज़ पता लग जानी है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं, जैसे उसका नाम दिए होंगे, तो उनमें ये क्या है, रेडली सॉल्यूबल, नाम लिख देना उधर कौन से हैं, जैसे टर्पेंटिन ऑयल है, सिनामोन है, ठीक है ना, और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, नाम लिखे होंगे तो बुक में लिखे होंगे, तो वो वाली चीज़ आप लोग देख लेना, मैं आपको नोट्स भेजूंगा तो उधर से क्या हो जाएगा देख लेना। और मैंने क्या बताया था, ओजोन क्या है, एक डायामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, बट O2 ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ तो आपने देखी थी। देन देखिए और क्या चीज़ है, और देखिए ये फैक्ट है भाई, ये याद करने हैं, फैक्ट होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, इट इज़ हैवियर देन ईयर है, वो ईयर से क्या है 1.60 टाइम्स 1.67 टाइम्स हैवियर, मतलब ईयर के इतना होगा 1 होगा ना, तो उसके 1.67 टाइम्स क्या होता है, 167 नहीं 1.6 टाइम हैवियर होगी किससे, ईयर से क्या होगी, इट इज़ 1.67 हैवियर देन ईयर। तो देखिए मैंने आपको चीज़ बता दी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्टली उसका पेल कलर है, बट लिक्विड फॉर्म में वो क्या थोड़ा डार्क ब्लू कलर हो जाता है। देन देखिए सॉलिड फॉर्म में उसका कुछ ब्लैक सा कलर हो जाता है, वायलेट ब्लैक, और उसकी स्मेल भी ठीक ठाक होती है, स्मॉल कंसनट्रेशन में वो क्या हार्मलेस है, बट ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन जब हो जाए तो वो आपको सर दर्द दे सकता है और नोजिया वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। और ये स्लाइटली सॉल्यूबल है पानी में, बट अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ठीक ठाक सॉल्यूबल हो जाएगा। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से, आपके टर्पेंटिन ऑयल, सिनामोन, ठीक है ना, ये वाला। ओजोन क्या है, डायामैग्नेटिक है, और वो आपका ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है। देन देखिए वो 1.6 टाइम हाइवर देन ईयर है, ईयर से 1.67 टाइम्स
हैवियर है। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हो गया, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी देख लीजिए, रिएक्शंस वगैरह पढ़नी है आपने, ठीक है ना। रिएक्शंस आपने आधी तो पढ़ ली हैं। देखिए फर्स्टली आप लोग देख लीजिए, ये क्या है, ओजोन क्या है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, ये क्या है, एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल है भाई, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ट्राई ऑक्सीजन जिसको आप लोग बोलते हो, ट्राई ऑक्सीजन भी बोल देते हो, ठीक है ना। ये क्या है, एक न्यूट्रल है। ओजोन क्या है, न्यूट्रल है। देन देखिए सेकंड देखिए मैंने बताया था आपको कि ओजोन को अगर क्या मिल जाए, ओजोन क्या कर रही है, खुद भी टूट रही होती है, ठीक है ना, खुद भी टूट रही होती है। अभी देखिए इधर और भी लॉजिक है, ठीक है ना, खुद भी टूट रही होती है किसमें, मैंने आप लोगों को बताया था ज़्यादा अगर हीट मिल जाए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ज़्यादा अगर हीट मिल जाए तो ओजोन किस में टूट जाती है भाई, ये वाली चीज़ 3O2 सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ओजोन लिखना है ना, डिकम्पोजिशन। तो भाई क्या हो जाता है, इधर क्या हो जाता है 2O3 और इधर क्या करते हैं, अगर मैं टेम्परेचर दे दूँ ठीक ठाक 473 केल्विन और कैटलिस्ट भी डाल दूँ तो भाई फटाफट ये चीज़ क्या हो जानी है, टूट जानी है किसमें, O2 में। कितने, 3 ऑक्सीजन टूट जाने हैं और आपकी हीट क्या हो जानी है, निकल जानी है। हीट की कुछ वैल्यू होती है, जो कि वैल्यू होती है 285 - 285 किलो जूल पर मोल। तो ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है ना, इतनी हीट निकलने लग पड़ती है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखिए तभी तो आप साइलेंटली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उधर रख रहे थे ताकि ओजोन जो आपकी बनी है वो दोबारा से ऑक्सीजन में नहीं बन जाए। बिकॉज आपको पता है हीट अगर निकल गई तो टेम्परेचर क्या हो जाना, बढ़ जाना। टेम्परेचर अगर आपका बढ़ गया तो ये चीज़ इसमें टूट जाएगी। तो दैट्स वाई हम उधर आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रख रहे थे। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। बट ऑर्डिनरी टेम्परेचर में क्या होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में क्या होता है, ये टूटती क्या, बहुत ही स्लोली टूटती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जो कि आपको रूम टेम्परेचर होगा ना, रूम टेम्परेचर में ओजोन इतने आसानी से O2 में नहीं कन्वर्ट होती, उधर क्या स्लोली कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। बट जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और कैटलिस्ट डाल दिया तब ये रिएक्शन क्या हो जानी, बहुत ही सुपर फास्ट हो जानी, ठीक है ना। और फटाफट आपकी ओजोन क्या हो जानी, डिप्लीट हो जानी। तभी तो आप लोग बोलते हो कि टेम्परेचर भाई मत बढ़ाइए, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो भाई ओजोन भी डिप्लीट हो सकती है ना, बिकॉज ओजोन क्या टूट जाएगी किसमें, ऑक्सीजन में। ओजोन सारी की सारी यूवी रेडिएशन अंदर की तरफ आ जाएंगी भाई, डैमेज कर देंगी आपको, काम तमाम कर देंगी। सारे के सारे आपकी स्किन वगैरह फट जाएगी, स्किन कैंसर, बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो भाई देखिए इधर थर्मोडाइनमिक्स का एक फैक्ट है, उधर क्या चीज़ होती है अभी देखिए वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, बिकॉज अगर बताना होगा तो भाई उसके लिए थोड़ा समय लगेगा उधर। उसका मतलब देखिए इधर चीज़ क्या होती है, देखिए डेल्टा G इज इक्वल टू H - T डेल्टा S। बट बताइए, थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है ना। आपने शायद आपको पता, मेरे को पता है आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, बट बताना तो मेरे को ज़रूरी है, मेरे को मन तो कर रहा है बताने का, बट मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं भी तो मजबूर हूँ ना। देखिए समय कितना कम है, समय बहुत ही ज़्यादा कम है, 51 मिनट्स हो चुके हैं और हमें और भी बहुत कुछ करना है, ठीक है ना। हमें 1 घंटे में कवर करना है, ठीक है ना। बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H - T डेल्टा S। तो अभी देखिए डेल्टा TS क्या है, इधर पॉजिटिव है ना। डेल्टा TH इधर क्या होता है, जब भी ये वाली रिएक्शन होती है ना ऊपर वाली, डेल्टा TS क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी। डेल्टा TS क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव, और एंट्रोपी हमेशा बढ़नी ही चाहिए, तभी आपका रिएक्शन क्या हो जाती है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब अपने आप रिएक्शन हो जाना, पता नहीं चीज़ें पता लग रही हैं आपको कि नहीं पता लग रही। अगर एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही हो, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, अपने आप हो जाती है। और डेल्टा H क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ठीक है ना। डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जानी, पॉजिटिव ही होनी चाहिए। सॉरी, डेल्टा H की पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, इसकी नेगेटिव होनी चाहिए भाई, इसकी भी नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। चेंज इन एंथैल्पी, ये होती है एंथैल्पी और ये होती है एंट्रोपी। एंथैल्पी और एंट्रोपी में चेंज क्या हो जाना चाहिए, एंट्रोपी में चेंज क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव, और एंथैल्पी में क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तब भी क्या डेल्टा G क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जब भी डेल्टा G, ये कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, जब भी गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। जब भी गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है तब रिएक्शन आपकी अपने आप होने लग पड़ती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप। देखिए अभी ये वाली जो आपने रिएक्शन करी, उधर जो आपने रिएक्शन करी, डेल्टा H क्या था, उधर नेगेटिव था ना। हीट क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हीट क्या हो रही थी, निकल रही थी, मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा H की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो भाई एंट्रोपी भी एक चीज़ होती है, मतलब रैंडमनेस भी क्या होती है, बढ़ रही थी। पहले ओजोन था, अभी देखिए बहुत सारे आपके किसके मॉलिक्यूल्स बन गए, रैंडमनेस कैसे बढ़ रही है। जैसे इधर क्या था, आपने ओजोन के कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे, 2 लिए थे, 2O3, और इधर से क्या चीज़ बन रही थी, जैसे 3O2।
देखिए इधर से इधर की तरफ जा रहे हो, पहले 2 मॉलिक्यूल्स थे, अभी कितने हो गए, 3 हो गए। भाई रैंडमनेस ज़्यादा कितने हैं, रैंडमनेस अंधाधुंध, ठीक है ना, इधर 3 है इधर 2 हैं, तो इधर क्या हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। डेल्टा एस की वैल्यू देखिए अभी एक चीज़ देखिए, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो मतलब ये ठीक ठाक नेगेटिव हो रही है, और ये भी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। और देखिए ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, आपकी रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप रिएक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, अपने आप हो जाती है। ओजोन अपने आप भी डिकम्पोज होने लग पड़ती है, ओजोन अपने आप ही क्या होती है, डिकम्पोज होने लग पड़ती है। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए इसके बाद क्या चीज़ हो गई, ओजोन अपने आप डिकम्पोज हो गई, तो आपने टेम्परेचर अगर आपने दे दिया और कैटलिस्ट रख दिया तो ओजोन ठीक ठाक तरीके से डिकम्पोज हो सकती है। तो अभी देखिए एक जो प्रॉपर्टीज है थर्ड किस्म की वो आपने पढ़ ली हैं, वो आपने थर्ड किस्म की जो प्रॉपर्टीज है वो आपने पढ़ ली हैं। थर्ड किस्म की जो आपने प्रॉपर्टीज हैं वो आपने पढ़ ली हैं। और थर्ड किस्म की प्रॉपर्टीज कौन सी थी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वो पढ़ ली है आपने, डन, ठीक है ना, तो ये वाली हो गई। देन देखिए एक ओजोन डिप्लीट क्यों हो रही है, ठीक है ना, ये इसका इसमें एक चीज़ आपको बतानी थी मेरे को, वो अभी रह गई है। देखिए देखिए बहुत सारी चीज़ें बतानी है, बट चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा हूँ बिकॉज अभी यार इसमें इसको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इतना कम है, ठीक है ना। ओजोन का सवाल तो आता है बट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से आता है, तो इतना इधर करना मेरे लिए, बट मैंने लिखा तो बहुत कुछ है, बट आप लोग देखिए जो चीज़ें याद रहेंगी वो बता देना है, वो आपने लिख देनी है, अगर नहीं रहेंगी तो भाई वो चीज़ आपने नहीं लिखनी है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में एक रिएक्शन आपने करी थी O3 में O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये वाली चीज़। देन देखिए एक चीज़ ये वाली कि पोटेशियम आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करा था, आयोडीन में, H2O ऑक्सीजन, इधर क्या आपकी 2KH बना था और क्या I2 बना था, ये वाली चीज़ बनती। पोटेशियम आयोडाइड से क्या बना था, आयोडीन, -1 से 0, मतलब इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो किसने करी, ओजोन ने करी, ओजोन आके आ रहा है, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, तो ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, अगर आप लोगों को क्या पता लगाना है कि भाई ओजोन के बारे में पता लगाना है, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, ये आप एक्सपेरिमेंट होते हैं लैब में, एक्सपेरिमेंट अगर आपको पता लगाना हो कि भाई कितनी ओजोन थी, कितनी ओजोन थी, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को पता लग जाती है इस वाली चीज़ से, कितनी ऑक्सीजन कितनी ओजोन इसके साथ कंबाइन करी कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ और आपका आयोडीन बन गया, तो ओजोन कितनी थी, ओजोन का पता लग जाता है भाई, ओजोन की क्वांटिटी इसकी वैल्यू पता लग जाती है, इसकी मतलब कंसनट्रेशन वगैरह जो होगी उसकी वो पता लग जाती है, ओजोन की कंसनट्रेशन वगैरह पता लग जाती है। बस आप लोग इतनी ही फैक्ट याद करिए कि भाई क्या चीज़ होती है, अगर आपको ओजोन का एस्टिमेट करना हो, ओजोन को एस्टिमेट करना हो तो आप लोग क्या करते हो, ये वाली चीज़ करते हो। ओजोन को एस्टिमेट अगर आप लोगों को करना हो तो आप ये वाली रिएक्शन करवाते हो। देखिए इधर आयोडीन निकल रहा है ना, आयोडीन निकल रहा है, तो इधर आप लोग क्या करते हो, एक एक्सपेरिमेंट होता है, देखिए इधर टाइट्रेशन बोलते हैं इसको, टाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। आप ये वाली रिएक्शन नीचे करवाओगे, एक बीकर होता है और एक ब्यूरेट होती है, ब्यूरेट ऊपर, एक ऐसे डंडी सी होती है, लंबी सी डंडी होती है। अभी देखिए आपने लैब में गए ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ठीक है ना। अभी देखिए मैं भी लिमिटेशन है ना मेरी। इधर आप लेते हो किसका सॉल्यूशन लेते हो, सोडियम थायोसल्फेट का, Na2S2O3, और नीचे आपकी ओजोन निकल रही होती है, नीचे आपकी ओजोन निकल रही होती है, सॉरी ओजोन आयोडीन निकल रही होती है, आयोडीन निकल रही होती है। तो भाई ऊपर से क्या ये वाली चीज़ आप डालते हो, आयोडीन की आपको आयोडीन की वैल्यू इधर एक फिर एक एंड पॉइंट आ जाता है, एंड पॉइंट आ जाता है। देखिए अभी आपको चीज़ें नहीं पता लग रही हैं, मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आपको टाइट्रेशन अगर आपको अच्छे से जानना होगा तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, जो चीज़ें आपको अच्छे से जाननी होंगी ना आपको बता दूंगा, बट ये थोड़े एडवांस कंसेप्ट हैं। तो इधर क्या आयोडीन निकल रही होती है, ठीक है ना, आयोडीन ऊपर से आप ये वाला सॉल्यूशन जैसे जैसे एक एक बूंद डालते जाते हो, इसका बोलते हैं टाइट्रेशन, एक एक डालते जाते हो, तो इधर क्या एक एंड पॉइंट आ जाता है, मतलब कलर वगैरह चेंज हो जाता है, ठीक है ना। उधर से पता लग जाता है कि हाँ भाई इतनी आयोडीन इधर से निकली। जब आपको आयोडीन का पता लग गया तो आपको ये वाली चीज़ भी पता लग जाती है। देखिए रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन हो रही है तो आपको ओजोन का भी पता लग जाता है कि हाँ भाई कितनी ओजोन कंबाइन करी होगी पोटेशियम आयोडाइड के साथ और आपको कितना आयोडीन मिला होगा। तो मतलब इस तरीके से आप लोग
ओजोन को क्या एस्टिमेट कर सकते हो। तो ये वाली लिखनी होगी तो लिख देना, नहीं लिखनी होगी तो भाई मत लिखना, बिकॉज ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। बट आपकी बुक में दिया हुआ है, आपकी बुक में सिर्फ दिया हुआ है कि एस्टिमेशन ऑफ ओजोन अगर आप लोगों को करनी हो तो आप ये वाला किसका यूज़ करते हो भाई, पोटेशियम आयोडाइड का। पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन बनाते हो तो फिर उसकी टाइट्रेशन वगैरह करते हो, सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन करते हो, और आपका क्या एंड पॉइंट आपको पता लग जाता है, और उधर से आपको क्या आयोडीन जो निकल रही है उधर वो पता लग जाता है, और फिर आपको ये चीज़ पता लग जाती है कि भाई ओजोन कितनी रिएक्ट करी होगी उस चीज़ के साथ। ओके, देखिए अभी थोड़ी चर्चा कर लेंगे हम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों कर रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों कर रही है भाई। देखिए मेन रीज़न पता क्या है। देखिए आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये वाले बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट है भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन क्यों हो रही है, डिप्लीशन क्यों हो रही है ओजोन लेयर की भाई। इसका मेन रीज़न पता क्या है। देखिए आपके नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं ना, NO नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, ये ओजोन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड निकल रहे होते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके जेट प्लेन्स होते हैं जो कि ऊपर ऊपर उड़ रहे होते हैं, सुपरसोनिक जेट प्लेन्स, मतलब लाइट की स्पीड से, सॉरी लाइट की स्पीड से क्या बोलते हैं उसको, साउंड की स्पीड से ज़्यादा से वो ट्रैवल करते हैं, साउंड की स्पीड से ज़्यादा से ट्रैवल मूव कर रहे होते हैं जो जेट प्लेन्स होते हैं, उधर से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, और ओजोन आपको पता है ऊपर होता है। तो जब ये ओजोन इसके साथ कंबाइन करता है तो इधर क्या बन जाता है, NO2 बन जाता है, और क्या बन जाता है, O2 बन जाता है। आपको पता है ओजोन क्या चीज़ होती है, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन, ये वाली चीज़ इधर से निकल सकती है ना, ये वाली चीज़ इधर से निकल सकती है। NO के साथ क्या कंबाइन कर, ऑक्सीजन अगर कंबाइन कर जाए तो आपका क्या बन जाएगा, NO2। तो भाई ओजोन क्या हो गई, टूट गई ना, किस में क्या हो गई, ओजोन से क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। तो ये किसने तोड़ा भाई, जेट प्लेन्स आपके ऊपर चल रहे हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में चल रहे हैं, तो उधर से क्या आपका नाइट्रिक ऑक्साइड निकल रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे ही निकला तो उसने क्या करा, ओजोन को क्या करा, डिप्लीट कर दिया। ओजोन को डिप्लीट कर दिया कैसे, बिकॉज वो उसके साथ कंबाइन करा, उधर क्या ऑक्सीजन निकल गया, और नेसेंट ऑक्सीजन जो निकला था वो NO के साथ कंबाइन करा तो NO2 बन गया। ये वाली कौन सी रिएक्शन हो सकती है, ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एक रिएक्शन हो सकती है। और आपको एक और चीज़ भी बताइए, तो आपकी पुरानी चीज़ आई थिंक पता होगी, ठीक है ना। ओजोन और कहाँ से डिप्लीट हो रहा है भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFCs। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनर में यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनर में यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनर में यूज़ होते हैं, ACs वगैरह में यूज़ होते हैं, एयर कंडीशनर में। मतलब आपको क्या ठंडक देते हैं, कूलनेस देते हैं, कूलनेस मतलब इन दोनों का मकसद क्या होता है, ठंडक देना आपको। तो उधर CFCs क्लोरो मतलब Cl, फ्लोरो मीन्स F फ्लोरीन, और कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये वाली चीज़ उधर, ये वाली चीज़ यूज़ होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इधर यूज़ होते हैं। कहाँ से, रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ होते हैं, एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, और एयर कंडीशनर में भी ये यूज़ होते हैं। तो ये आपको ठंडक देते हैं। और जो आपके परफ्यूम्स वगैरह होती हैं उधर भी देखिए, जब आप लोग फेंकते हो अपने ऊपर तो आपको स्किन को ठंडक महसूस होती है ना, जो आपको शरीर को ठंडक महसूस होती है वो ड्यू टू द क्या होता है, ड्यू टू द यही जो आपने डाला होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं। इसकी भी रिएक्शंस होती हैं, बट वो रिएक्शंस आपने नहीं करनी, वो बड़ी क्लासों में पढ़नी है। बट आप लोग सिर्फ इतना चीज़ याद कर लीजिए, एक फ्रियोन्स भी होते हैं और एक फ्रियोन्स भी होते हैं, फ्रियोन्स, ठीक है ना। ये भी कंपाउंड्स होते हैं, ये आपने पढ़ने हैं ऑर्गेनिक में, नहीं ऐसा नहीं है नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ नाम याद कर लीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और फ्रियोन्स वगैरह जो होते हैं, जो रेफ्रिजरेंट्स और रेफ्रिजरेंट्स ACs वगैरह में यूज़ होते हैं, तो वो आपको क्या कर रहे हैं, आपके ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। बाकी सब कुछ आपने पढ़ लिया है भाई। देखिए अभी यूजेस देख लीजिए थोड़े बहुत। यूजेस क्या हो गए भाई, यूजेस वेरा सिंपल है। इसमें क्या, ये ऐसे जर्म्स को मारने के काम आता है, जर्मीसाइड का काम करता है ओजोन, ठीक है ना। जर्मीसाइड का काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, मतलब पानी वगैरह में वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैदा नहीं होने दोनों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मार देता है। जर्मीसाइड जर्म्स को मार देता है, ठीक है ना। डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। और फॉर स्टरलाइजिंग, वाटर को साफ़ करने के काम आता है। स्टरिलाइजिंग वाटर, पानी को साफ़ करने के काम भी आता है ओजोन। जैसे क्लोरीन भी आता था ना, ये भी एक पानी को साफ, एक क्लोरीन भी डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, और ये भी एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, जर्मीसाइड का काम करता है, और वाटर को साफ़ करने के काम आता है, ठीक है ना। और ब्लीचिंग के काम भी आता है। ब्लीचिंग एक्शन तो आपने देखा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था। इसने किस किस को ब्लीच करा था, इसने ब्लीच करा था किसको,
मैंने बहुत सारे इसको बताया था। ब्लीच करना मतलब क्या करना है, साफ़ कर देना, मतलब कलर्ड चीज़ को कलरलेस बना देना। तो मैंने क्या बताया, इंडिगो को करा था, आइवरी को करा था, ठीक है ना, फाइबर्स को करा था, सिल्क वगैरह के और वूल वगैरह के क्लोथ्स को क्या करा था इसने, वो करा था। और आपको ये तो पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब आप लोग KMnO4 बनाओगे, KMnO4 बनाओगे, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMnO4, O3 क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। O3 क्या करता है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMnO4। जब आप लोग क्या करोगे, KMnO4 की प्रेपरेशन करोगे, अभी तो आपको ये चीज़ पता नहीं लगी आपने बोलना है भैया आप हर एक चीज़ को यही बोलते हैं, तो भाई अभी मैंने आपको डिटेल बता दिया। जब आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है फिर तो मैं उधर क्या बताऊँगा, ठीक है ना। तो भाई इंटर रिलेटेड होती हैं, तो तभी मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अगर केमिस्ट्री आपको पूरी आती है तब भी आती है, अगर आपको केमिस्ट्री आधी आती है तो आधी ही आती है, ठीक है ना। आधी तो मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, बिकॉज कंसेप्ट ऑफ द इंटर रिलेटेड। कंसेप्ट क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो O3 क्या है, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी देखिए आपको ये पता ही नहीं होगा भाई ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको क्या पता लगेगा भाई इसकी प्रिपरेशन में ओजोन क्या कर रहा है। तो अब तो आपको रिएक्शन रटनी पड़ेगी, तो आपको रिएक्शन को क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और प्रैक्टिस करते जानी है, ठीक है ना। और ओजोन क्या ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द KMnO4। ओके, देन एक और चीज़ है, अगर आपको क्या करना हो, किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करना हो ना, डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करना हो तो आप ओजोन का यूज़ करते हो, ठीक है ना, ओजोन का यूज़ करते हो। डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या करते हैं, आपके ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं। और आपने एक चीज़ पढ़ी होगी 11वीं में, ओजोनाइड बनता था, ओजोनाइड बनता था, OZONID, ओजोनाइड बनता था। ये वाला कुछ ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ओजोन बीच में इंट्रोड्यूस हो जाता था। तो ये ओजोनाइड, डबल बॉन्ड का पता करना हो तो आप ये चीज़ यूज़ करते हो, ओजोन। ओके, थैंक यू, इतना ही रखेंगे। कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो।